बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। चांद नगर एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत था, जिसका नाम प्रेम नगर था। इन दोनों गांव के दरमियान एक नदी गुजरती थी। इन दोनों के दरमियान लोगों में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। अगर किसी एक गांव में मुसीबत आती तो दूसरे गांव वाले इसकी भरपूर मदद करते थे और वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। दोनों गांव का आपस में बाहमी इत्तफाक था। इन दोनों के सरदार भी नेक दिल थे। इन दोनों सरदारों के दरमियान भी बाहमी इत्तफाक था। इन दोनों गांवों में लोगों की बहुत सारी ज़मीनें थीं। लोग ज़मीनों में हल चलाते और अपना गुज़र बसर करते। चांद नगर गांव में एक लड़का अहमद था। अहमद का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो चांद नगर के सरदार, जिसका नाम अमीन था, इसके साथ रहता था। अमीन का इस दुनिया में कोई बेटा ना था, इसलिए वो अहमद को ही अपना बेटा मानते थे। अहमद बहुत ही सीधा साधा सा नौजवान था। अपनी दुनिया की रंगीनियों के बारे में इसे कुछ मालूम न था। अहमद शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी तरफ प्रेम नगर में सांवल नाम का एक लड़का था, जो कि प्रेम नगर गांव के सरदार का बेटा था। प्रेम नगर गांव के सरदार का नाम रहमान था। रहमान प्रेम नगर गांव के सरदार होने के साथ साथ बहुत अमीर तरीन आदमी था। इसलिए रहमान ने सांवल को पढ़ाई के लिए शहर भेजा हुआ था। सांवल शहर के सबसे मशहूर कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सांवल अपने गांव प्रेम नगर वापस आ गया। सांवल प्रेम नगर कभी न गया था और ना ही वो चांद नगर गांव के लोगों को जानता था। सांवल कॉलेज में तानिया नामी लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और तानिया भी पागलों की तरह उसे चाहती थी। इसलिए वापसी पर वो तानिया को भी अपने साथ प्रेम नगर ले आया। तानिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। सांवल ने अपने बाप रहमान को तानिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। तानिया रहमान को बहुत अच्छी लगी थी और इसे अपने बहू के रूप में उसे बहुत पसंद आई थी। सांवल की माँ ने तानिया के घर वालों के बारे में जब पूछा तो तानिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। सांवल की माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ? मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। कौन कहता है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूँ ना, मुझे माँ कहकर बुलाया करो। सच माँ? ये कहकर वो बहुत खुश हुई। अहमद अपने खेतों में काम कर रहा था। वहाँ दीन आ गया और अहमद को काम करता हुआ देखकर बहुत ही खुश हुआ। अहमद ने जब अमीन को देखा तो वो काम छोड़कर अमीन की तरफ चल दिया और इनको आदाब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बताओ कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा, लेकिन आप यहाँ कैसे? बस बेटा खेतों की सैर को निकला था, मन किया तो तुमसे मिलने चला आया। अच्छा, करो काम तुम। जी अच्छा। वो इतना कहकर दोबारा काम करने लगा। अमीन आगे चल पड़ा। जब अहमद काम करने से फारिग हुआ तो घर को वापस जाने लगा तो अहमद को दूर खेतों में कुछ दिखाई दिया। पहले तो अहमद ने सोचा छोड़ो यार, वैसे ही कोई चीज़ होगी। फिर इसने सोचा कि जाकर देखने में हर्ज क्या है। अहमद इसकी तरफ चल पड़ा जिस तरफ वो चीज़ पड़ी हुई थी। जब अहमद इसके करीब पहुंचा तो इसको एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिली।
इस लड़की के सर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। अहमद इसको देखकर डर गया और सोचने लगा कि इस लड़की को यहाँ कौन छोड़कर चला गया और ये लड़की कौन है। वो सोचों की दुनिया से बाहर निकला और इस लड़की को उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। अमीन ने दूर से ही अहमद को देख लिया था। वो लड़की इसके कंधे पर उठाए हुए चला आ रहा था, उसे आते हुए देख रहा था। ये लड़की कौन है और इसे कहाँ से उठा कर लाए हो अहमद? इसने कहा, बाबा ये लड़की खेतों से मिली है और वहाँ कोई भी ना था, इसलिए मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। इसकी हालत तो देखें, बुरी तरह ज़ख्मी है, इसको क्या हुआ है? ये कहता हुआ वो आगे चल पड़ा और फिर दोनों घर जा पहुँचे। प्रेम नगर में तानिया के गुम होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। तानिया घर में मौजूद न थी और किसी को भी उसकी खबर न थी कि वो कहाँ गई है। रहमान के घर वाले बहुत ही परेशान थे, ख़ास तौर पर सांवल तानिया के गुम होने की वजह से बहुत परेशान था। रहमान ने सांवल से कहा, मैं चांद नगर जाकर तानिया को ढूंढता हूँ, हो सकता है कि वो वहाँ गई हो। सांवल ने रहमान से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों घर से निकले और सीधे अमीन के घर पहुँचे और तानिया के मुतल्लिक सारी बात अमीन को बताई। अमीन ने सारी बात सच्चाई सुनी और अमीन और सांवल को बता दी कि किस तरह अहमद को खेतों में से काम करते हुए एक ज़ख्मी लड़की मिली है। सांवल ने अमीन से कहा, हम इसे देख सकते हैं। इतने में अहमद भी आ गया। इसने सलाम किया तो अमीन ने कहा, बेटा सांवल को साथ ले जाओ और वो लड़की दिखाओ जो तुम्हें काम करते हुए मिली है। अहमद सांवल को लेकर कमरे में ले गया। सांवल लड़की को देखा तो चिल्लाया, यही तो है, यही है तानिया मेरी, मगर इसके सर पर चोट कैसे लगी? ये मुझे इस तरह ज़ख्मी हालत में मिली थी। काम के दौरान मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैं इसे घर ले आया। आह आह सांवल, वो चिल्लाया। इसको होश आ गया। वो इसके सामने खड़ा हो गया और अहमद एक तरफ खड़ा हो गया। तानिया ने जो ही आंखें खोली तो सांवल को देखते ही एक चीख मारी और भागते हुए अहमद से लिपट गई। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। सांवल ये सब देखकर हैरान रह गया। इसको क्या हो गया है? ये मुझे देखकर डर क्यों रही है? और इसकी तरफ बढ़ा और उसको बाजू से पकड़कर अहमद से जुदा करते हुए कहा, देखो तानिया, मैं तुम्हारा सांवल हूँ। तानिया ने एक झटके से इसके हाथों से अपना बाजू छुड़वा लिया और सांवल ने इसे इशारे से रोक दिया और बोला, तानिया तुम्हें क्या हो गया है? मैं हूँ सांवल, तुम्हारा सांवल, आओ घर चलें। देखें ना, देखें, देखो हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गए हैं। तानिया ने इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और अहमद से चिमट गई। इतने में अमीन भी अंदर दाखिल हुआ और ये तमाशा देखने लगा। सांवल ने एक बार फिर इसको बाजू से पकड़ने की कोशिश की तो तानिया ने झटके से अपने बाजू को छुड़ा लिया और बाहर की तरफ भाग गई। अहमद भी इसके पीछे भागा। सांवल इसी जगह बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहमान ने आगे बढ़कर सांवल को संभाला और इसको तसल्ली देते हुए कहा, क्या हो गया है बेटा? मेरी तानिया को क्या हो गया है बाबा? वो अपने प्यार, अपने सांवल को नहीं पहचान रही। इतने में अमीन बोला, लगता है कि तानिया के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। उसकी चोट बता रही है कि शायद उसे अब कुछ याद नहीं रहा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक इसे यहीं रहने दें। जब वो ठीक हो जाएगी आप इसे ले जाइएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सांवल जल्दी से बोला। मैं इसको साथ ही लेकर जाऊँगा। रहमान ने इसकी बात सुनकर इसको समझाया और कहा, बेटा तुम्हारे चाचा ठीक कह रहे हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसको यहीं रहने दो।
ورنہ وہ بھاگ جائے گی۔ دیکھو اس وقت بھی وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ وہ تمہیں پہچان نہیں رہی اور تم سے خوف کھا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے وہ چاچا کے پاس رہے۔ سانول ایسے ماحول میں خاموش ہو گیا۔ اس نے رحمان کی بات مان لی۔ پھر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ 3 ماہ ایسے ہی بیت گئے۔ 3 ماہ میں سانول تانیہ کی جدائی برداشت کرتا رہا اور تانیہ ان 3 ماہ میں ان لوگوں میں گھل مل گئی تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ سانول نام کا کوئی آدمی اس کی زندگی میں بھی آیا تھا کہ نہیں۔ تانیہ اب احمد کو پسند کرنے لگی تھی، مگر احمد نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تانیہ سانول کی محبت ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ تانیہ سانول کی امانت ہے اور وہ آہستہ آہستہ اب ٹھیک بھی ہو رہی ہے اور اب سانول آ کر اپنی امانت کو لے جائے گا۔ سانول نے رحمان سے کہا، 3 ماہ بیت گئے ہیں، تانیہ ٹھیک ہو گئی ہے، ہمیں جا کر تانیہ کو واپس لے آنا چاہیے۔ رحمان نے سانول کی ہاں میں ہاں ملائی اور تانیہ کو لینے چاند نگر چل پڑے۔ وہ دونوں امین کے گھر پہنچے تو تانیہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سانول کو دیکھتے ہی تانیہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تانیہ کے چیخنے کی آوازیں سن کر امین اور احمد وہاں آ گئے۔ تانیہ احمد کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، وہ دوبارہ آ گیا ہے، وہ مجھے مارے گا، اس نے پہلے بھی مجھے مارا تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پوری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ دیکھو، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اس کو روکو، میرے قریب نہ آئے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ بری طرح سے کانپ بھی رہی تھی۔ وہ سانول ہے تانیہ، تمہارا سانول، تمہاری محبت، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تمہیں اس سے ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں نہیں، اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ ڈھونڈو اپنے ساتھیوں کو۔ اور وہ اٹھنے لگا۔ وہ بولی، میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے تو تم پہلے ہی اس جنگل سے خوف آ رہا تھا اور اب تم بھی۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کچھ سننا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ سانول کے دل پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ رحمان بیٹھ کر امین سے باتیں کرنے لگا اور احمد تانیہ کو کمرے میں لے گیا۔ رحمان نے امین سے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تانیہ بیٹی کو کیا ہوا ہے اور وہ سانول کو پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے اور اس سے خوف زدہ بھی ہے، مگر اب یہ اسے پہچاننے سے انکاری ہے۔ ایک ساتھ دونوں پڑے ہیں اور تانیہ کے کہنے پر ہی وہ اس کے گھر اسے لے کر آیا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یار اس بچی کو کیا ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر آج سانول کو دیکھنے کے بعد اس کی وہی حالت ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے اس کو سانول سے خوف زدہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب احمد کہاں گیا ہے؟ مجھے کیا پتا سانول کہاں چلا گیا ہے۔ ہاں، جب تانیہ نے اس کو پہچاننے سے انکار کیا تو وہ غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا، لیکن اب اس کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خود ہی واپس چلا آئے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سانول جنگل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تانیہ کے نفرت بھرے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ بس آنکھوں سے آنسو تھے جو بہتے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ تانیہ کی یادوں سے اس وقت باہر آیا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس کو آواز سنائی دی، سانول۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر وہ چونک اٹھا۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی
इस जंगल में क्या कर रही है? चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और इस लड़की का खूबसूरत चेहरा वाज़िया दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसने एकदम से कई सवाल कर दिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सहर बानो है। मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रही थी। न जाने मेरे तमाम साथी कहाँ चले गए। मैं इनको ढूंढ रही थी कि तुम मुझे दिखाई दिए, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम सांवल है और मेरा महबूब, मेरा प्यार मुझसे रूठ गया है। मैं इसकी यादों में खोया हुआ हूँ और पता ही नहीं चला कब चलते चलते इस अंधेरे जंगल में पहुँच चुका हूँ। लेकिन मैं तो चला, अब तुम ढूंढो अपने साथियों को। वो उठने लगा तो वो बोली, मैं एक औरत साथ हूँ। मुझे तो पहले ही इस जंगल से खौफ आ रहा था और अब तुम भी अगर चले गए तो मैं हो सकता है कि खौफ के साथ ही मर जाऊं या किसी भयानक दरिंदे का शिकार हो जाऊं। क्या इस वक्त तक मेरा साथ दोगे जब तक मेरे साथी मुझे मिल नहीं जाते? लड़की की बातें सुनकर वो चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है, मैं इस घनौने जंगल में रात की इस तारीकी में इनको कहाँ तलाश करूँगी? चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहकर वो इसके साथ चल दिया और वो इसके साथियों को तलाश करने लगा। चलते चलते सांवल ने बोला, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ, वो बताने लगी, और हम साथियों का प्रोग्राम बना था कि जंगल की सैर को चलें। सो हम लोग यहाँ आ गए और अपना कैंप लगा लिया। मैं थकी हुई थी, सो कैंप में सो गई। अब जब उठी हूँ तो बिल्कुल अकेली थी। न जाने मेरे साथी कहाँ चले गए। मैं इनकी तलाश में निकल पड़ी और अब मैं ये भी भूल गई हूँ कि मेरा कैंप किस तरफ लगा हुआ है। मैं जंगल में इनको तलाश करते करते किस तरफ आ गई हूँ। इस लड़की ने अपनी तमाम कहानी मुख्तसरन सुना दी और सांवल ने भी तानिया के बारे में इसे सब कुछ बता दिया। सांवल को खुद भी जंगल के रास्तों का पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसकी मदद कर रहा था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गए थे। न जाने किस तरफ चले गए थे, दोनों को ही पता न था। सांवल, मैं थक गई हूँ, मुझसे मज़ीद नहीं चला जाएगा। इतना कहकर वो एक दरख्त के तने के साथ टेक लगा कर बैठ गई। वो भी थका हुआ था, इससे कुछ दूर होकर बैठ गया और फिर लेट गया। लेटते ही इसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा कि सहर इसके पास नहीं है। वो कहाँ चली गई थी, वो सोचने लगा। इसने इधर उधर देखा, लेकिन इसको वो कहीं भी दिखाई न दी। इसने इसको आवाज़ें लगाईं, लेकिन इसको इसकी आवाज़ का कोई जवाब न मिला। वो उठकर एक तरफ चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि इसको किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ कुछ रोशनी भी थी। सांवल इस रोशनी की तरफ चल दिया, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल देखकर इसको यूं लगा जैसे ये जंगल नहीं है, यहाँ वो मौजूद था। ये तो कोई और ही जगह है। ये कौन सी जगह थी वो भी नहीं जानता था। वो जो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, तो रोशनी तेज होती जा रही थी और वो कोई हवेली थी जिसमें वो घूम रहा था और रोशनी किसी कमरे से दिखाई दे रही थी। हैरानगी के साथ साथ डर भी इसकी रगों में समाने लगा कि जंगल में हवेली कभी उसने नहीं सुना था। लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, माँ सवाए इसके कि वो पता करे कि कमरे में रोशनी क्यों और हंसने की आवाज़ें किसकी हैं। वो चलता हुआ कमरे के पास जा पहुंचा। इसने अंदर झांक कर देखा तो अंदर इसको सहर दिखाई दी। वो अकेली न थी, इसके साथ कोई और भी था। वो दोनों बातों के
दौरान हंस भी रहे थे। इसको इनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो चाहता था कि वो इनकी बातें सुने और जाने कि वो कौन है और ये किस जगह पर हैं। वो ये सोचकर और करीब हो गया। अब इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। इसे शहर की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस लड़की के आशिक को भी यहाँ ले आई हूँ। अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। हा 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 हा। तो जवाब में किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। सहरबानो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए तुम्हें मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। सांवल ये सुनकर दंग रह गया। ये क्या बातें हो रही हैं? जब इस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो मारे डर के सांवल की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि इसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो वो इसे देखकर वहीं खौफ से मर जाता। इसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि इसकी भवें बड़ी बड़ी और आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। जुबान दो शाखा बाहर को लटक रही थी और खून इसकी जुबान से टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आया हो। पूरे जिस्म के साथ बिच्छू और दूसरे कई किस्म के हशरातुल अर्ज चिपके हुए थे। 2 अदद फालतू हाथ भी थे। इसने 4 हाथ थे। इसने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। सहरबानो, जैसा कि हमने इसकी महबूबा के साथ किया, वो अब इसको पहचानने से इनकार कर रही है। अब इसका भी हम यही हाल करेंगे। हम पूरी तरह प्रेम नगर और चांद नगर को अपना शिकार बना लेंगे। इस जिन ने कहा, जाकर देखो सहरबानो, इसको होश आया है कि नहीं। सहर ने अदब से सर हिलाया और कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत, मैं जाकर देखती हूँ। और सहर दरवाजे की तरफ चल दी। उधर बाहर सांवल ने ये जो बातें सुनकर खौफजदा खड़ा था। कुछ भी होश न था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो वहीं बुत बना खड़ा रहा। इतने में सहर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सांवल बुत बना खड़ा था। सहर सांवल को दरवाजे के पास खड़ा देखकर हैरान सी रह गई। इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और तेज कदमों से चलती हुई इस जिन के पास आई और बिखरी हुई सांसों से कहने लगी, बादशाह सलामत, वो क्या हुआ? क्या वो लगा रखी है? क्या तुम्हें किसी सांप ने सूंघ लिया है? इससे आगे भी तो कुछ बोलो। सहर ने अपनी सांसों को दुरुस्त करते हुए कहा, वो सांवल, मुझे लगता है कि इसने हमारी बातें सुन ली हैं। वो बाहर ही खड़ा है। तो फिर क्या हुआ? इसको अंदर ले आओ, मैं देखता हूँ इसको कि वो क्या कर सकता है। वो इन्हीं कदमों पर वापस मुड़ी और सांवल के पास चली गई। चलो अंदर, तुमको बुला रहे हैं। वो कुछ बोलने लगा कि इसने ज़बरदस्ती इसको अंदर की जानिब धक्का दिया। वो बहुत डरा हुआ था। अचानक इसके चेहरा तब्दील होने लगा और वो देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल बन गई थी। ये देखकर सांवल का दिल बंद होने लगा। इसने भागने की कोशिश की, मगर इससे भागा न गया, क्योंकि खौफ से इसके पांव मनो भारी हो गए थे। अचानक इस जिन ने कहा, देख लड़के, हमने तेरी महबूबा के साथ बुरा सलूक किया है कि वो तुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अब तेरी बारी है। वो इस तरह हम दोनों गांव को तबाह कर देंगे। और किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। जब सांवल ने यह सुना तो इसकी आंखों में खून उतर आया। वो इस जिन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसे खुद एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जिससे इसके होश उड़ गए। वो थप्पड़ मारने वाली सहर चुड़ैल थी। इसने चिल्लाते हुए कहा, तू हमारे बादशाह को मारेगा? हम तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। अचानक सांवल को इसके कमरे से बहुत सी चुड़ैलों के बैन करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी किसी की हंसने की आवाज़ तो कभी रोने की। सांवल ने देखा कि कमरे के एक कोने में फर्श फटा और इसमें से अजीब व गरीब किस्म के हशरातुल अर्ज निकल रहे हैं। सांवल की तरफ बढ़ने लगे, जिनमें सांप, बिच्छू, छिपकली वगैरह थे और न जाने क्या क्या
جن کی شکلیں بہت عجیب قسم کی تھیں۔ سانول انہیں دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا مگر اس سے بھاگا نہ گیا۔ وہ جیسے ہی سانول کے قریب پہنچے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے زلزلہ آنے لگا۔ اچانک سانول کے سر پر کوئی بھاری چیز لگی جس سے اس کو ہوش نہ رہا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب سانول کو ہوش آیا تو خود کو اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پایا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اس کے سر کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے جھونپڑی کا جائزہ لیا جو بہت چھوٹی تھی۔ وہ اٹھا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جھونپڑی سے باہر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک بزرگ بابا تشریف فرما تھے۔ بہت ہی نورانی صورت والے تھے۔ داڑھی کے بال سفید تھے اور ہاتھ میں تسبیح لیے ورد کر رہے تھے۔ سانول ان کے نزدیک گیا اور بابا سے کہا، بابا آپ کون ہیں؟ بابا نے آنکھیں کھولی۔ بیٹا تم کو ہوش آ گیا؟ جی بابا، لیکن دیکھو سانول بیٹا۔ اپنا نام ان کے منہ سے سن کر اس کو مزید حیرانگی ہوئی۔ وہ بولے، بابا میرا نام آپ کیسے جانتے ہیں؟ بیٹا ادھر آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ بابا نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں اب پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ بولا، بابا جی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بیٹا جانتا ہوں، میں نے تم کو اس جن اور چڑیل سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اگر میں کچھ لیٹ ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں مار ڈالتے، لیکن بابا وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تانیہ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تانیہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ ان دونوں نے مل کر تانیہ کو مار دیا ہے۔ اب تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن ہے جو چاند کی چودھویں کو ایک بھیانک روپ دھارے گی اور چاند نگر اور پریم نگر کو تباہ کر دے گی۔ جو تانیہ کے روپ میں چاند نگر میں رہ رہی ہے۔ سانول کے اندر یہ سن کر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اسے اپنے پیار کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس نے کہا، بابا جی میں یہ ضرور دونوں گاؤں کو بچانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی بولے، ہاں میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ اس کالی ڈائن کو ہر روز ایک عجیب و غریب قسم کی چڑیل ملنے کے لیے آتی ہے۔ اب ان دونوں گاؤں کو بچانا تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ سانول پرجوش لہجے میں بولا، میں ضرور بچاؤں گا، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بابا نے کہا، بیٹا تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم ہی بچاؤ گے، کیونکہ جو چوٹ تم نے کھائی ہے اس سے جو دلیری اور جرأت تمہارے اندر آئی ہے وہ کسی میں اس وقت نہیں ہے۔ تم یقیناً یہ کام کر گزرو گے۔ تمہارا عمل بہت مشکل ہوگا۔ تمہیں ایک ایسے کنویں کا پانی لانا ہوگا جو کسی قسم کے سائے میں نہ ہو، یعنی اس کنویں کے پانی پر صبح سے شام تک دھوپ پڑتی ہو، یعنی اس کنویں کے پانی پر صبح سے لے کر غروب آفتاب تک قدرتی دھوپ رہتی ہو۔ بابا نے یہ بھی بتایا کہ یہ کنواں شمال کی طرف ایک بڑے صحرا میں ہے اور اس صحرا میں اس کالی ڈائن نے اپنا جادو چھوڑ رکھا ہے اور وہاں پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے تمہیں 5 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ بابا جی میں چلے کے لیے تیار ہوں، آپ میری مدد کریں کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہوگا۔ بیٹا رات ہونے والی ہے، اب تم جاؤ اور قبرستان میں بیٹھ کر چلہ کرو۔ بابا نے سب کچھ اس کو سمجھا دیا تھا۔ سانول نے بابا جی سے اجازت لی اور کسی قبرستان کی تلاش میں چل نکلا۔ سانول تمہیں بہت سارے طریقوں سے ڈرایا جائے گا، مگر تم حصار سے باہر مت نکلنا، بے موت مارے جاؤ گے۔ کبھی تمہیں اپنے پیارے نظر آئیں گے اور کبھی دوست یار، لیکن دھوکے میں مت آنا۔ ایک پرانی قبر کے پاس حصار کھینچا
اور پھر وہ بیٹھ کر درود پڑھنے لگا۔ پہلے کچھ گھنٹے آرام کے گزر گئے، مگر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا پاس والی قبر پھٹ گئی ہے اور اس کے اندر سے سرخ کالا لاوا نکل رہا ہے، مگر ہمت پیدا کر کے آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ اچانک سانول کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے کھولی تو باہر کا منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ اس لاوے میں عجیب قسم کی شکلیں دکھائی دے رہی تھیں جو بہت زیادہ بھیانک تھیں۔ اچانک اس قبر سے مردہ اٹھا اور سانول کو دھمکی دینے لگا کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کر دو، ورنہ بھیانک انجام کو پہنچو گے۔ مگر اس نے ہمت پیدا کی اور اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور پھر آنکھیں موند کر پڑھنے لگا اور بابا کی باتوں کو یاد کر کے ورد کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ رات گزر گئی۔ سانول فجر کی اذانوں کے وقت چلے سے باہر نکلا۔ اس نے فجر کی نماز پڑھی اور واپس بابا جی کے جھونپڑی میں چلا آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جادو نگر سے ہر روز ایک لڑکی غائب ہو جاتی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سارے چاند نگر کے لوگ بہت ہی پریشان تھے اور یہ بات پریم نگر والوں کو بھی پتہ چلی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ادھر رحمان الگ پریشان تھا کہ اس کا بیٹا سانول پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سانول کی ماں اس کی جدائی میں رو رو کر الگ پریشان تھی۔ تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن بہت ہی خوش تھی، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ تانیہ کے روپ میں وہ کیا ہے۔ سانول کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کو کوئی پکار رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے بابا جی کھڑے تھے۔ بابا جی کو دیکھ کر سانول چونک پڑا۔ اٹھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو شام کا وقت تھا۔ بابا نے سانول سے کہا، بیٹا تم چونک کیوں گئے؟ تمہارے چلے کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، اس لیے تمہیں اٹھایا ہے۔ اب تم یہ کھانا کھا لو اور چلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سانول نے کھانے کی ٹرے بابا جی کے ہاتھوں سے لے لی اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کل والی جگہ پر جا کر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک بہت ہی بھیانک چڑیل اس کے پاس آئی اور وہ سانول کو دھمکیاں دینے لگی، اے لڑکے یہ چلہ چھوڑ کر بھاگ جا، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ مگر سانول نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنا چلہ جاری رکھا۔ وہ چڑیل اب اس کے نزدیک آنے لگی، مگر جیسے ہی وہ حصار سے ٹکرائی اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ وہیں جل کر راکھ بن گئی۔ کچھ دیر آرام سے گزر گئی، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس کو چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ تانیہ کو ایک بہت ہی بدصورت شکل والے جن نے پکڑ رکھا تھا اور تانیہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور سانول کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، سانول مجھے بچا لو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ دیکھو سانول میں زندہ ہوں، مجھے بچا لو، سانول مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ سانول تانیہ کو جن کے ہاتھوں میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ چلے سے باہر نکلنے لگا تو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا اپنا چلہ جاری رکھو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، چلے سے اپنے حصار سے باہر مت آنا۔ سانول اس بوڑھے بابا نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، پلیز سانول مجھے اس جن سے بچا لو۔ اس جن نے تانیہ کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ سانول یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ وہ بھلا اپنے پیار کو مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس پر پیار کا بھوت سوار تھا اور اٹھا اور اپنے حصار سے باہر نکل گیا اور جیسے ہی وہ چلے سے باہر
निकला। देखते ही देखते तानिया एक बदसूरत शक्ल बन गई और एक चुड़ैल के रूप में सामने थी। सांवल ये देखकर डर गया, मगर अब क्या हो सकता था। इस जिन और चुड़ैल ने सांवल को पकड़ लिया और तड़पा तड़पा कर मार दिया। उधर बाबा जी को अपने इल्म के जरिए मालूम हो गया था कि उन्होंने सांवल को मार दिया है। वो बहुत परेशान हुए। इन्हें गुस्सा आने लगा कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस लड़के से ये चिल्ला कभी भी ना करवाता। वो तो मर गया है, अब काली डायन का खात्मा कौन करेगा। बाबा ने एक दरूद पढ़ना शुरू किया और उन्हें अपने इल्म के ज़रिए मालूम हुआ कि चांद नगर में एक ऐसा लड़का है जो ये काम कर सकता है। वो सोचने लगे कि अगर इसने भी सांवल की तरह हमाकत की तो फिर क्या होगा। हो सकता है कि इसको समझाने से ऐसी नौबत ही ना आए। मैं इससे ज़रूर मिलूँगा और इसको इस काम के लिए राज़ी कर लूँगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे बाबा जी चांद नगर की तरफ निकल पड़े और 2 दिन की मुसाफत के बाद वो चांद नगर पहुँच गए। बाबा जी को ये मालूम था कि तानिया के रूप में वो काली डायन गांव के सरदार अमीन के घर रहती है। बाबा सीधे अमीन के घर पहुँचे और अमीन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अहमद ने ही खोला। इसने बाबा जी को सलाम किया और बाबा जी ने कहा, क्या अमीन साहब घर पर हैं? जी, वो घर पर हैं, मगर आप कौन हैं बाबा? मुझे बस अमीन से मिलना है। मैं कौन हूँ सब कुछ इनको बता दूंगा। ठीक है बाबा जी, आप अंदर आ जाएं और बैठें, मैं इनको बुला कर लाता हूं। वो बाबा जी को अंदर ले आया और एक चारपाई पर बिठाया और ख़ुद कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद अमीन एक कमरे से बाहर आए और बाबा जी को सलाम किया और साथ ही बाबा जी के पास ही बैठ गया। जी बाबा जी, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इतने में अहमद एक ठंडे शरबत का गिलास ले आया और बाबा जी को दिया। बाबा जी ने वो शरबत पिया और फिर इन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम लोगों को जो बात बताने वाला हूँ इसे मजाक मत समझना और ध्यान से सुनना। बाबा जी की ये बात सुनकर दोनों पूरी तरह मतवज्जो हो गए। बाबा जी बोले, तुम लोगों के घर में एक काली डायन रहती है। क्या क्या ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो काली डायन तानिया के रूप में है। मैंने अपने इल्म से इसका पता कर लिया है। तानिया तुम्हें खेतों से मिली थी ना? हाँ हाँ, अहमद ने जल्दी से कहा। दरअसल वो तानिया नहीं है, तानिया के रूप में वो काली डायन है। तानिया को तो इसने मार डाला था और इसके रूप में खुद ही आ गई थी। इसके जिस्म पर इसने कब्जा कर लिया था और इसको हर रोज़ तुम्हारे घर में अजीबो गरीब चुड़ैलें मिलने को आती हैं और चांद की 14 तारीख को ये चांद नगर और प्रेम नगर में तबाही मचाना चाहती हैं। जो तुम्हारे गांव में हर रोज़ एक लड़की गायब होती है ना, वो इसी की वजह से होती है और मैं अपने इल्म के ज़रिए ये मालूम कर लिया है कि इसको सिर्फ तुम ही ख़त्म कर सकते हो। अमीन बोला, बाबा जी ये कैसे हो सकता है? वो तो चंद माह से हमारे साथ ही रह रही है। हमने तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी जो हमें जाहिर करे कि वो इंसान नहीं, इंसानी रूप में कोई चुड़ैल है। हाँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। चांद की 14 तारीख को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना चांद नगर और प्रेम नगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर अहमद बोला, बाबा जी मैं इस गांव में कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस मुझे ये बता दें कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। वो जज्बाती हो रहा था। बेटा, तुमको ऐसे कुएं से पानी लाना होगा जिस पर कुदरती तौर पर सुबह से शाम तक धूप पड़ती हो, और ये कुआं तुम्हें शमाल की जानिब एक बहुत बड़े सहरा में मिलेगा।
मैं इस कुएं से पानी जरूर लाऊंगा और चांद नगर और प्रेम नगर को तबाह होने से बचाऊंगा। मैं यहाँ के वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मैं इस कुएं से ज़रूर पानी लाऊंगा। लेकिन बेटा, तुमसे पहले एक नौजवान ये काम कर चुका है, मगर वो जिन्नात के बहकावे में आकर जान की बाजी हार गया है। वो कौन था बाबा जी? वो प्रेम नगर के सरदार का बेटा सांवल था। सांवल का नाम सुनकर अहमद और अमीन हैरान रह गए। बाबा ने अहमद से कहा, कहीं तुम भी इसकी तरह इसकी बातों में ना जाना। अगर ऐसा ही करोगे तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बाबा जी, अब तो मैं ये काम हर हाल में करूँगा। मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना होगा। बेटा, तुमको सहरा में जाना होगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और ये लॉकेट तुम अपने गले में डाल लो ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तानिया, जो छुप कर इनकी बातें सुन रही थी, बाबा जी ने इसको देख लिया और कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी तो वो चीखने लगी और इनके सामने आ गई। वो तानिया से काली डाइन के रूप में आ गई थी। इसे देखकर सब खौफजदा हो गए। वो चिल्लाते हुए बोली, बर्बाद कर दूंगी मैं सबको अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की। इतना कहकर वो गायब हो गई। तुम चलो मेरे साथ ताकि इसका खात्मा कर सकें। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ। हाँ बेटा, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। अमीन बोले, ये वो काम मुकम्मल करे जो सांवल अधूरा ये वो काम मुकम्मल करेगा जो सांवल अधूरा छोड़ गया था। अगर तानिया की वजह से ही गांव में कत्ल हो रहे हैं तो फिर इसका खात्मा ज़रूरी है। जाओ बेटा जाओ, खुदा की मदद तुम्हारे साथ है। अमीन ने कहा। वो फौरी तैयार हो गया और दोनों घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में बाबा जी ने जहाँ अपनी झोंपड़ी लगा रखी थी वहाँ वो पहुँच गए। बाबा जी ने अहमद को समझाया, बेटा, किसी से भी नहीं डरना है, बस अपना काम करते जाना। मैं तुमको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर बाबा जी ने कुछ पढ़कर अहमद पर फूंक मारी तो अहमद को अपना जिस्म हवा से भी हल्का महसूस हुआ। कुछ देर बाद अहमद को बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, अपनी आंखें खोल दो। अहमद ने अपनी आंखें खोल दी। सामने सहरा था जहां हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा, आप सीधे ही चलते जाओ, तुम्हें वो कुआं मिल जाएगा। अहमद सीधा चलने लगा। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि इसको बहुत ही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल दिखाई दी, जिसके बालों की जगह बड़े बड़े सांप लहरा रहे थे। इसकी दो शाखा जुबान बाहर को लटक रही थी। इसकी आंखें बाहर को उबली हुई थीं। अहमद इसको देखते ही डर गया। वो चुड़ैल बोली, मेरे होते हुए तुम इस कुएं से कभी भी पानी नहीं ले सकते। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो बस वापस चले जाओ, वरना मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाओगे। इसकी बातें सुनकर अहमद बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा रास्ता रोक कर दिखा। मैं इस कुएं से पानी लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। आगे चुड़ैल इसकी धमकी सुनकर इसकी तरफ बढ़ी और अहमद पर हमला कर दिया। लेकिन वो जैसे ही अहमद के जिस्म से टकराई तो इसके जिस्म को आग लग गई। वो बुरी तरह चीखने लगी, इधर उधर भागने लगी। अहमद की नज़रें इसकी तरफ ही थीं। इसका हौसला बुलंद हो गया था क्योंकि ये सब कुछ उसके गले में पड़े हुए लॉकेट की वजह से था, उस नूरानी लॉकेट की वजह से जो बाबा जी ने उसके गले में डाला था। फिर कुछ ही देर में वहां चुड़ैल की बजाय राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। अहमद ने ये सब कुछ देखा और फिर आगे की तरफ चल दिया। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही गया था कि इसको सामने से सांवल आता दिखाई दिया। इसको देखते ही अहमद चौंक कर रह गया। सांवल इसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। सांवल, तुम? और यहाँ? हाँ हाँ, मैं। इस बूढ़े ने मुझे धोखे से चिल्ले करवाए थे। जब मैं चिल्ले में कामयाब हो गया तो बुढ़े ने मुझे इस पुराने वीराने में भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं सारा दिन अब इधर उधर
भटकता रहता हूँ कि मुझे कहीं से कोई भी आबादी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। घूम फिर कर यहाँ ही आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह बूढ़े के बहकावे में आ गए हो। बूढ़े ने अपने मकसद के लिए ही तो हमें यहाँ भेजा है, और तुमसे भी यही और तुमसे भी यहाँ से पानी मंगवाना चाहता है, और फिर तुमसे चिल्ला करवाएगा, और मेरी तरह तुम भी वही कुछ करते जाओगे जो वो बाबा कहता जाएगा। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि तुमको काली डायन ने मार दिया है। अहमद ने इसकी बातें सुनकर कुछ हैरान और कुछ परेशान होते हुए कहा, झूठ बोलता है वो बुढ़ा, सरासर झूठ बोलता है। एक बार मुझे वो मिल जाए, फिर देखना, एक एक बात का हिसाब लूंगा इस बुढ़े से। वो बातें कर रहा था और अहमद इसकी तमाम बातें गौर से सुन रहा था। इसको यकीन आ रहा था कि जैसे वो सच कहता हो। लेकिन जब इसकी नज़र सांवल के पांव पर पड़ी तो कांप सा गया। इसके पांव उल्टे थे, बिल्कुल जिन भूतों की तरह, डायनों की तरह। वो समझ गया कि सांवल के रूप में ये कोई डायन है, ये सांवल नहीं है। लेकिन इसने सांवल पर कुछ भी जाहिर न होने दिया और बोला, यार सांवल, मेरे दोस्त, तुम मुझे मिल गए। मैं तो तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। मुझे पता था कि बुढ़ा झूठ बोल रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ। ये सुनकर वो अहमद की तरफ बढ़ने लगा। सांवल को कुछ भी मालूम न था कि अहमद के गले में लॉकेट है। वो जैसे ही अहमद के साथ टच हुआ, इसको बिजली की तरह एक शदीद झटका लगा और दूर जा गिरा, और देखते ही देखते इसको आग लग गई और वो अहमद के सामने ही तड़पने लगा, और तड़पते तड़पते वहीं ठंडा हो गया और इसका जिस्म भी राख का एक ढेर बन गया। वो वहाँ से चल दिया और कुएं की तलाश करने लगा। लेकिन इतनी तलाश के बाद भी इसे अभी तक कुआं न मिला था। वो थक हार कर एक जगह बैठ गया और परेशान हो गया कि इसे कुआं कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के बाद उठा और एक बार फिर इसने तलाश शुरू कर दी, और इसे वो कुआं नजर आ गया। वो आगे इसके नज़दीक पहुंचा और ये देखकर इसको हैरत हुई कि वो कुआं बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का था, और इस कुएं के पानी पर कुदरती तौर पर धूप पड़ रही थी। इस कुएं के पास ही एक रस्सी और लोटा पड़ा हुआ था, जैसे इस कुएं से कोई पानी भरता हो। अहमद ने इसकी मदद से कुएं से पानी निकाला और इसे एक बोतल में भरने लगा। जैसे ही इसने पानी बोतल में भरा तो इसके सामने एक धमाका हुआ। इससे वही काली डायन सामने आ गई और इसने आते ही अहमद पर हमला कर दिया। मगर खुशी की बात यह थी कि अहमद के गले में लॉकेट होने की वजह से वो इसे छू भी न सकी। अहमद को बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, वो कुएं का पानी इस काली डायन पर डाल दो, वो मर जाएगी। अहमद ने ऐसा ही किया। फुर्ती के साथ वो पानी इस चुड़ैल पर उंडेल दिया। पानी पड़ने की देर थी कि इस काली डायन को आग लग गई और फिर वो वहीं ढेर हो गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ सिर्फ राख का ढेर था। अचानक दूर से अहमद को बाबा जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखकर अहमद को रूहानी सी खुशी मिली। वो सोच रहा था कि इसके हाथों कितना अहम काम सर अंजाम हो गया है, और ये सब बाबा जी की वजह से ही हुआ था। अगर अहम बाबा जी हमें कुछ भी ना बताते तो हो सकता था कि इनके गांव तबाह बर्बाद हो जाते। बाबा जी चलते हुए इसके पास पहुंच गए। बेटा, तुमको मुबारक हो, तुमने काली डायन को ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हारे गांव को कोई भी खतरा नहीं है। आओ, अब हम यहाँ से चलते हैं। तुम आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे गांव में तुम्हें पहुँचाए देता हूँ। अहमद ने आंखें बंद की तो इसे ऐसे लगा जैसे हवा इसे लिए उड़ती जा रही हो। कुछ ही देर में वो गांव जा पहुँचे थे। आंखें खोलते ही इसके सामने वो वीराना ना था, बल्कि इसका अपना गांव चांद नगर था,
جہاں امین اور رحمان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کالی ڈائن کو مارنے کی خبر سب کو سنا دی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے، اور جب اس نے سانول کے مرنے کی خبر سنائی تو رحمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسے خوشی بھی تھی کہ چاند نگر اور پریم نگر ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئے تھے۔ انہوں نے بابا جی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ ان کے بغیر وہ یہ سب نہ کر سکتے تھے۔ آج اس واقعہ کو 15 سال بیت گئے ہیں، اور چاند نگر اور پریم نگر کے درمیان وہ ندی سوکھ چکی ہے، اور وہاں کافی آبادی ہو چکی ہے، اور دونوں گاؤں ایک ہو گئے ہیں، اور اس کا ایک نیا نام رکھا گیا۔ احمد کی شادی ہو چکی ہے، اور ایک دن احمد بازار کسی کام سے گیا تو اسے ایک ایسا آدمی ملا جو بالکل سانول کی شکل و صورت کا تھا۔ احمد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس گیا، اور اس نے اس سے پوچھا تو اس نے سانول نام بتایا، جسے سن کر احمد دھنگ رہ گیا اور سوچوں میں ڈوب گیا۔ جب کافی دیر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آیا تو اس کے سامنے کوئی نہ تھا۔ احمد نے اس بارے میں کافی سوچا، مگر اس دن کے بعد وہ سانول نام کا آدمی اسے پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔